आपने हमको ट्रेड करने का लाइसेंस दिया है, माने लूट मार का लाइसेंस हमने मिला। तब जहांगीर का माथा ठनका, लेकिन तब तक देर हो गई। जहांगीर ने कहा मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करूंगा। तो उन अंग्रेजों ने कहा कि तुम कैंसिल करो फिर भी हम नहीं मानेंगे, हम तो लूटेंगे, क्योंकि हमको तो लाइसेंस मिल गया। और वो लूट मार करते रहे। एक दिन लूट मार करके जो पैसा मिला, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, तो खूब सारा धन इकट्ठा हुआ। तब उन्होंने फौज बनाई उससे, आर्मी, और फौज बना के और ज्यादा लूटा। फिर और पैसे आए, फिर और फौज बनाई, फिर और लूटा, और ये सिलसिला वो चलाते रहे 100 साल तक। और इसी बीच में उन्होंने जहांगीर को कुर्सी से उतरवा दिया। अंग्रेजों जिस जहांगीर से लाइसेंस लिया उसी को कुर्सी से उतार दिया। उसके बाद जितने मुगल राजा आए इस देश में, वो सब अंग्रेजों के पिट्ठू थे और अंग्रेजों के कब्जे में रहे। एक भी स्वतंत्र मुगल राजा नहीं था, एक भी। थोड़े दिन के लिए औरंगजेब ने कोशिश की, लेकिन औरंगजेब को भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे से बाहर नहीं निकाला। और उसके बाद तो फिर जो कहानी है आपको मालूम ही है। सारे मुगल राजाओं को आपस में लड़वा के अंग्रेजों का कब्जा इस देश में हो गया और उनकी सरकार भारत में शुरू हो गई। और उनकी सरकार को सबसे पहले जिस आदमी ने शुरू किया उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो पहला अंग्रेज प्रधानमंत्री इस देश में बना। उस जमाने में प्रधानमंत्री को गवर्नर जनरल कहा करते थे, तो रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर जनरल था। अब जब उनकी सरकार बन गई तब उनके हाथ में सारे देश की सत्ता आ गई। और जो सरकार बनी वो भी एक ऐसे ही धोखाधड़ी वाले तरीके से। हुआ ये था कि भारत का सबसे बड़ा राज्य था उस समय बंगाल। बंगाल का मतलब होता था आज का पूरा बिहार, आज का पूरा झारखंड, आज का लगभग पूरा का पूरा उड़ीसा, आज का पूरा पश्चिम बंगाल, आज का पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा आसाम और आसाम के ऊपर के 7 छोटे छोटे प्रदेश, ये इलाका था बंगाल। इतना बड़ा राज्य था, ये सबसे बड़ा राज्य था। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ये बंगाल आया और उस समय बंगाल का राजा था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के राज में आकर ये रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि हमें बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी स्थापित करनी है। दीवानी समझते हैं? कुछ इलाकों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा और वहां से आने वाला सारा टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि मैं तो ये परमिशन नहीं दूंगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा अंग्रेजों का कुछ भरोसा नहीं, ये व्यापार के नाम पर लूटते हैं देश को, मैं नहीं दूंगा परमिशन। तो क्लाइव ने कहा कि ठीक है हम तुमसे युद्ध लड़के ले लेंगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा युद्ध लड़ लो, अगर युद्ध ही लड़ने का शौक है। तो युद्ध की तैयारी हुई जिसका नाम था प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 को। इस युद्ध में समस्या क्या थी? अंग्रेजों का जो सैनिक था सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, उसके पास सैनिक बहुत कम थे, 350। और ये जो सिराजुद्दौला था इसके पास सैनिक थे 1 लाख। जहां युद्ध होने वाला था कलकत्ता के पास प्लासी में, अकेले कलकत्ता में उसके सैनिक थे 18,000 और पूरे बंगाल में सैनिक थे 1 लाख। तो सिराजुद्दौला ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं ही जीतूंगा, क्योंकि 350 अंग्रेज कब तक लड़ेंगे उससे, और जीतना भी उसे ही चाहिए था। लेकिन अंग्रेजों ने एक दूसरा धोखा दिया। उन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको रिश्वत देकर तोड़ दिया। और मीर जाफर रिश्वत के लालच में अंग्रेजों से मिल गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ एक संधि की, ट्रीटी। उस संधि के कागजात हमारे पास हैं और एक दिन हमको दिखाएंगे पूरे देश को आस्था चैनल। उस संधि में क्या लिखा गया कि 23 जून 1757 को जो युद्ध होगा उसमें मीर जाफर अंग्रेजों की मदद करेगा। बदले में अंग्रेज क्या करेंगे? वो मीर जाफर को बंगाल का प्रधानमंत्री बनाएंगे।
और अंग्रेज उसको पैसे भी देंगे, मीर जाफर। तो इस पैसे और कुर्सी के लालच में मीर जाफर ने गद्दारी की और वो अंग्रेजों से मिल गया। जो संधि हुई ना, उसमें एक तरफ मीर जाफर के हस्ताक्षर हैं, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव के हस्ताक्षर हैं और 2 गवाहों के भी हस्ताक्षर हैं। गवाह थे तो उस संधि। एक गवाह का नाम जगत सेठ। जगत सेठ कलकत्ता में सबसे बड़ी एक प्राइवेट बैंक थी, उसका मालिक था जगत सेठ। वो गवाह था इस संधि का। और दूसरा गवाह था, उसका नाम था दुर्लभ राम। हिंदू और मुसलमान दोनों ही गद्दारी कर सकते। ये गद्दारी किसी एक के हिस्से की बात है। दुर्लभ राम और जगत सेठ दोनों हिंदू थे और मीर जाफर मुसलमान था। दुर्लभ राम जो था वो सिराजुद्दौला की कलकत्ता की जो दीवानी थी उसका प्रमुख था। उसको भी मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने पैसे की ऑफर की। तो दुर्लभ राम बिका, जगत सेठ बिका और मीर जाफर बिका। तीनों ने अंग्रेजों से समझौता करके 23 जून 1757 के युद्ध में अंग्रेजों की मदद की और उसी में अंग्रेज जीत गए और सिराजुद्दौला हार गया। बाद में इन तीनों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला का मर्डर कर दिया, मार डाला सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला मर गया तो कुर्सी खाली हो गई, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को राजा बना दिया। लेकिन ये क्लाइव जो था ना, ये बहुत चालाक था। इसने एक दिन कहा कि ये मीर जाफर भरोसे का आदमी नहीं है, जो अपने राजा से गद्दारी करता है मेरे से भी करेगा। तो एक दिन मीर जाफर को मार डाला। फिर उसका एक भतीजा था मीर कासिम, थोड़े दिन के लिए उसको राजा बना दिया। फिर एक दिन मीर कासिम को मार डाला और खुद क्लाइव राजा बन गया। और उस दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में शुरू हो गया। फिर जब क्लाइव राजा बन गया बंगाल का, तो उसने लूट मार करना शुरू किया ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से। पहले लूट मार होती थी अनऑफिशियल, अनाधिकारिक रूप से। फिर जब वो मालिक हो गया बंगाल का, तो उसने ऑफिशियली लूटना शुरू किया और लगभग 1763 तक उसने लूटा बंगाल में, कलकत्ता। और उसके बाद वो लंदन गया। लंदन जब गया तो उसको पूछा गया कि तुम भारत से क्या क्या लूट के लाए। तो उसने कहा सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ने, माणिक, ये सब लूट के लाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उससे पूछा गया कितना लूटा है तुमने। तो उसने कहा गिना नहीं है, फिर भी अंदाजा बताओ। तो उसने जो बोला है वही मैं आपको सुना। उसने कहा कि मैंने कलकत्ता से जो धन और संपत्ति लूटा, इसको लंदन लाने के लिए पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े। तो उस समय जो पार्लियामेंट चल रही थी ना, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर था अंग्रेजों का, वो हैरान हो गया। उसको लगा कि इसमें कुछ गलत बोल दिया। उसने कहा 900 नाव तो नहीं, बोट होती है और एक शिप होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कहीं नाव तो नहीं है 900। उसने कहा नहीं, शिप, जहाज। तो उसने पूछा तुम्हारे एक जहाज में कितना सोना, कितना चांदी, कितना हीरा जवाहरात आता है। तो उसने कहा एक जहाज में 70 मीट्रिक टन सोना आता है, ऐसे 900 जहाज में लेके आया हूं। 70 मीट्रिक टन का मतलब समझते हैं, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम। तो 70,000 किलोग्राम सोना आ जाए, इतना बड़ा एक जहाज, ऐसे 900 जहाज लूट कर ले गया रॉबर्ट क्लाइव। अब अंग्रेजों की संसद में रॉबर्ट क्लाइव से ये कहा कि तुम जो लूट के लाए हो वो सारा धन बांटो, थोड़ा राजा को दो, थोड़ा रानी को दो, फिर थोड़ा एमपीज को दो, फिर और अपने सहयोगियों को दो। रॉबर्ट क्लाइव से इसी पे झगड़ा हो गया अंग्रेजों की सरकार का। उसने कहा जी मैंने लूटा है, आपको क्यों दूं?
तो अंग्रेजों की संसद ने कहा हम ही ने तो तुमको भेजा था भारत में, तो उन्होंने कहा मेहनत मैंने की और लूट का पैसा आपको दे दूं, ये कैसे होगा। तो अंग्रेजों की संसद ने रॉबर्ट क्लाइव को फांसी पे चढ़ाने का हुक्म दे दिया। क्यों? क्योंकि लूट का बंटवारा करने को तैयार नहीं। देखो भ्रष्टाचार की जड़ कैसे बनी इस देश में, ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं। अंग्रेजों का कहना था कि लूटो भारत को लेकिन बांटो सबको, राजा को भी दो, रानी को भी दो, हमको भी दो, प्रधानमंत्री को भी दो, मंत्रियों को दो, सांसदों को दो, तुम्हारे सैनिक अधिकारियों को दो, कर्मचारियों को दो, अकेले मत खाओ। भ्रष्टाचार का यही नियम होता है कि लूट के बराबर खाओ, अकेले खाओगे तो मारे जाओगे। समझ में आया आपको? ये कहानी इसलिए सुनानी पड़ी कि आज भारत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो समझ में आएगा। ये जो आज का भ्रष्टाचार है इसकी जड़ 1857 में है, अंग्रेजों के जमाने में है। क्योंकि अंग्रेजों के पहले इस देश में कभी भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने लूटमार की ही नहीं कभी किसी की, तो बांटने का तो सवाल ही नहीं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि तुम लूट के लाए हो वो ठीक है, तुम बांटो इसको। वो कह रहा था नहीं बांटूंगा, तो चलो फांसी पे चढ़ जाओ। उस जमाने में क्या होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अगर कोई ऑर्डर दे दिया तो अदालत भी उस ऑर्डर को बदल नहीं सकती थी, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम होते थे। ये फैसला दे दिया उन्होंने कि फांसी पे चढ़ा दो इसको, रॉबर्ट क्लाइव को। ये खतरनाक है, क्योंकि इसका उदाहरण दे देकर जितने अंग्रेज जाएंगे भारत को लूट के लाएंगे, अकेले खाएंगे, बांटेंगे नहीं, तो इसलिए फांसी चढ़ा दी उसको। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि जब उसको फांसी का ऑर्डर दिया गया तो एक दिन पहले उसने अपने को गोली मार के अपनी हत्या, आत्महत्या की थी। रॉबर्ट क्लाइव रिवॉल्वर से गोली मारी थी, गोली मार के वो तो मर लिया। उसका जो धन संपत्ति था वो अंग्रेज, सबने भारत को लूटा, सब, किसी एक को अपवाद नहीं कह सकते जिसने नहीं लूटा। बस अंतर इतना था, किसी ने 10 साल लूटा, किसी ने 15 साल लूटा, किसी ने 7 साल लूटा, किसी ने 8 साल लूटा, किसी ने 3 साल, किसी ने 2 साल लूटा सब। और लूट लूट कर ये जो धन उन्होंने अंग्रेजों में बांटा, उस धन का मैंने जोड़ लगाया, क्योंकि अंग्रेजों की संसद में ये जितना लूट कर पैसा लेके जाते थे ना, उसका हिसाब लगाया गया। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं होता था, लेकिन जो लूट कर ले गया है उससे पूछा जाता था कितना लाए। तो जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने कहा ना 900 पानी के जहाज भर के लाया, तो कोई कहता था मैं 300 पानी के जहाज भर के लाया, कोई कहता था 200 लाया, कोई कहता था 100 लाया, कोई कहता था 50 लाया। तो वो सब उनके जो बयान ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुए उस पर से मैंने हिसाब निकाला, तो लगभग 300 लाख करोड़ रुपए के बराबर की संपत्ति उन्होंने लूटी 84 अंग्रेज गवर्नर जनरल से। और ये 300 लाख करोड़ की जो संपत्ति उन्होंने लूटी, ये संपत्ति पूरे इंग्लैंड में बटी, थोड़ी राजा को, थोड़ी रानी को, थोड़ी चर्च को, थोड़ी मंत्रियों को, थोड़ी प्रधानमंत्री, ये सब जगह बटी। मतलब लूट के पैसे से अंग्रेजों ने अपने देश की गरीबी दूर की। जब थॉमस रो आया था ना, तो उनके पास बेचने को कुछ नहीं था, खरीदने को पैसे नहीं थे। और जब आखिरी अंग्रेज गया यहाँ से माउंटबेटन, उस समय तक इंग्लैंड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला देश बन चुका था, पूरी दुनिया। तो सबसे गरीब देश जो भुखमरी का शिकार था, भारत की लूट के पैसे से सबसे अमीर देश हो गया। वहां से भारत में भ्रष्टाचार और लूटखोरी की नींव पड़ी, जड़ वहां थी। और एक दूसरी बात अब मुझे आपसे सुनाई कि ये तो तरीका था गवर्नर जनरल स्तर के जो अंग्रेज थे वो लूटते थे, उससे नीचे के अधिकारी भी लूटते थे, वो अलग था। ये तो मैंने गवर्नर जनरल के आंकड़े बताए 300 लाख करोड़,
वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल, ये सब उस स्तर के अधिकारी थे जिन्होंने लूटा। इससे नीचे के अधिकारियों की बात अभी नहीं है, वो अलग है। इससे नीचे के अधिकारियों ने कितना लूटा उसके आंकड़े अभी तक हम इकट्ठे कर रहे हैं। थोड़े दिन में पूरे होने पर आपसे बात करेंगे। अभी भी हम उसके आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन अंदाजा है कि जितना गवर्नर जनरल्स ने लूटा है इससे कम तो नीचे वालों ने नहीं लूटा, इससे ज्यादा ही होगा। अब ये जो लूट उन्होंने मचाई, इसका उन्होंने एक सिस्टम बनाया, लूट को सिस्टमेटाइज किया, लूट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, लूट के तंत्र बनाए, व्यवस्था बनाई। इतनी बड़ी लूट तो ऐसे नहीं हो सकती हैज़ार्ड, इसको तो व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाए, लूट के कानून बनाए। जैसे एक उदाहरण देता हूं, अंग्रेज जब लूटते थे भारत को तो दो तरीके से लूटते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लूट कैसे होती थी? किसी के भी घर में घुस गए, जो मिला निकाल के लिए, डकैतों की तरह से, चोरों की तरह से, ये था डायरेक्ट लूट। और कोई ना दे तो गोली मार दी उसको, तलवार से सिर काट दिया उसका, ये थी डायरेक्ट लूट। एक थी इनडायरेक्ट लूट, वो क्या होती थी? भारत में उन्होंने टैक्स लगा दिए लोगों पर लूटने के, वो थी इनडायरेक्ट। अंग्रेजों ने सबसे पहला टैक्स लगाया किसानों पर। किसान जो पैदा करते हैं खेत में, अंग्रेजों ने कानून बना दिया, उसका नाम था माल गुजारी कानून, अंग्रेजी में कहते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट। ये लैंड रेवेन्यू एक्ट क्या था? जो किसान अपनी जमीन पे कुछ भी पैदा करेगा उसका 90% अंग्रेजों को टैक्स में भरेगा, ये था लैंड रेवेन्यू एक्ट। 100 क्विंटल गेहूं पैदा करें तो 90 क्विंटल अंग्रेजों को दो, 100 क्विंटल धान पैदा करें 90 क्विंटल अंग्रेजों को दो, 100 क्विंटल कपास पैदा करें 90 क्विंटल अंग्रेजों को दो, ये था कानून। और इस कानून को अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर 250 साल लगा के रखा। मार मार के किसानों से लगान वसूल करते थे अंग्रेज, और इस लगान वसूल करने के अंग्रेजों के जो तरीके थे उनको अगर सुनाऊं तो आपको रातों को नींद नहीं आएगी, इतने खतरनाक। किसानों की माताओं को, बहनों को, बेटियों को अपमानित करने से लेकर उनको जिंदा जलाने तक के तरीके थे। लैंड रेवेन्यू ऐसे कलेक्ट होता, और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अंग्रेजों ने एक अधिकारी बना रखा था जिसका नाम था कलेक्टर। एक कानून था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, उसमें अधिकारियों की नियुक्ति होती थी कलेक्टर। कलेक्टर शब्द आया कलेक्ट से, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या? लैंड रेवेन्यू, वो था कलेक्टर। और कलेक्टरों की पोस्टिंग होती थी और वो लूटते थे किसानों से लगान का पैसा और देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी होता था कमिश्नर, ये आया अंग्रेजी के कमीशन शब्द में से, कमीशन है ना, उससे आया कमिश्नर। कमिश्नर जो अधिकारी होता था उसको तनख्वाह नहीं मिलती, जितना लूट का माल वो लाएगा उसका कुछ कमीशन फिक्स किया जाता था, वो था कमीशन। कलेक्टर के नीचे कुछ अधिकारी होते थे, डिप्टी कलेक्टर, सब डिविजनल कलेक्टर, और उसका आखिरी अधिकारी होता था तहसीलदार। माफ करना, ये सब कहानी सुनाने। हाँ, अब जो सच है वो तो बताना ही पड़ेगा, कड़वा है लेकिन क्या करें, सच है। तो कलेक्टर एक अधिकारी, उसके ऊपर कमिश्नर, कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर, उसके नीचे सब डिविजनल कलेक्टर, पूरी फौज थी लूटेरों की। और इस पूरी फौज का 1 पॉइंट प्रोग्राम था, लूटना 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 और ईस्ट इंडिया कंपनी को देना, ये था। और इन सब ईमानदार कलेक्टर और कमिश्नरों ने हिंदुस्तान में 150 साल यही किया, अंग्रेजों की वफादारी के साथ।
इसमें एक कहानी और सुनाऊंगा बीच में। एक व्यक्ति थे इस देश में बहुत महान, जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये भी कलेक्टर हो गए थे, मालूम है? हाँ, अंग्रेजों की जो परीक्षा होती थी ना ICS, उसे पास कर लिया था ये। और न सिर्फ पास किया था बल्कि मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान था उनका ICS की परीक्षा। और वो परीक्षा उन्होंने पास की थी अपने पिताजी के जबरदस्त दबाव में। उनके पिताजी थे जानकीनाथ बोस, बहुत बड़े लॉयर, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो बेटे को रोज कहते थे तुझे ICS बनना है, ICS बनना है। बेटा कहता था कि मेरा काम नहीं लूट मार करना, मुझे तो भारत माता की सेवा करनी। तो पिताजी ने एक दिन टॉन्ट कस दिया बेटे को, कहा कि तू पास नहीं हो सकता ICS में, इसलिए बहाना मारता रहता है। तो सुभाष को ये चुभ गई बात कि अच्छा पिताजी मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, तो उनका पास हो गई दिखाऊंगा। तो जब टॉन्ट मारा था उन्होंने, उसी के अगले दिन उन्होंने बोरिया बिस्तर उठाया और कैम्ब्रिज माने लंदन चले गए सुभाष, और वहां जाके पढ़ाई शुरू की। उस जमाने में कलेक्ट्री पास करने के लिए लंदन जाना पड़ता था, पर कलेक्टर। तो पिताजी को एक टेलीग्राम किया उन्होंने। वो टेलीग्राम बहुत सुंदर टेलीग्राम है, पूरा 2 पन्ने का टेलीग्राम है। आप पढ़ोगे तो हैरान हो जाओगे जो लिखा है उन्होंने अपने पिता को। उन्होंने कहा कि आपने मेरी काबिलियत पे शक किया कि मैं कलेक्टर बन नहीं सकता, पास नहीं हो सकता, इसलिए बहाना करता हूँ। अब मेरा मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान आ गया, अब बोलो। तो आपकी इच्छा तो मैंने पूरी कर दी, अब मेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। और उस टेलीग्राम में लिख दिया कि इस नौकरी को लात मारूंगा। पास करके दिखा दिया, आपकी इच्छा पूरी हो गई। अब आप शक नहीं कर सकते मेरे ऊपर कि मुझ में योग्यता नहीं है, वो तो सिद्ध हो गई। अब मैं इसमें लात मारूंगा, भारत में इतिहास बनाऊंगा। ये उन्होंने टेलीग्राम में लिखा। और उसमें एक वाक्य उन्होंने लिखा कि जब से ये कलेक्ट्री की परीक्षा होना शुरू हुआ है, एक भी भारतवासी इस परीक्षा में पास होने के बाद नौकरी छोड़कर नहीं गया है। मैं ये रिकॉर्ड बनाऊं। और अंत में जो उन्होंने लिखा अपने टेलीग्राम में कि मैं इस नौकरी को लात इसलिए मारूंगा कि इस नौकरी में शामिल होने का मतलब है भारत माता को लूटना, और वो अंग्रेजों को देना पैसा लूटकर। मैं ये काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं तो भारत माता को आजाद कराने के लिए। टेलीग्राम पिताजी के पास आया तो पिताजी के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो सपना देखा हुआ था कि बेटा कलेक्टर बनेगा, लूटेगा तो घर में आएगा कुछ। यही है ना कलेक्टरी का मतलब, तो आज भी यही है। हाँ, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं आपसे, आज भी यही है, बदल नहीं हुआ कुछ। आज भी हमारे माता पिता अपनी नौनिहालों से कलेक्टर होने की जो अपेक्षा करते हैं वो लूट के कारण। पैसा मिलता है, लूट होती है बहुत बड़े पैमाने। एक जमाने में जमींदार हुआ करता था, आज कलेक्टर होता है। तो नेताजी सुभाष ने तो इस देश में एक नया इतिहास लिख दिया। पिताजी को टेलीग्राम कर दिया कि अब लात मारूंगा, मेरी करूंगा, अफवाह आपकी करिए, अब मेरी करो। पिताजी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि भैया इसको समझाओ, तो अपने दूसरे बेटे को भेजा, लेकिन नेताजी ने नहीं माना। उन्होंने कहा लात ही मारो। तो उन्होंने एक नोटिस भेजा अंग्रेजों की सरकार, और उसमें लिखा कि मैं इस नौकरी से त्याग पत्र देना चाहता हूं, लेकिन वो देने के पहले अंग्रेजों से मुझे बात करनी। तो उनकी अंग्रेजों से जो वार्ता हुई लंदन में, वो भी अद्भुत है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा है और आज भी लूट रहे हैं, इसलिए मैं इस नौकरी को त्यागपत्र दे रहा हूं, क्योंकि मैं अंग्रेजों के साथ इस लूट में शामिल नहीं हो सकता। और आपके सामने कसम खा रहा हूं कि अब मैं वापस भारत जाऊंगा और आपको हिंदुस्तान से मार भगाने की लड़ाई का नायक बनूंगा। अब मैं कलेक्टर तो नहीं हूं। बोल के इस्तीफा दे के लंदन से वापस आए, और उसके बाद की कहानी आप सभी जानते हैं।
तो अंग्रेजों ने ये सारा सिस्टम बनाया, कलेक्टर का, कमिश्नर का, कानून का, ये सब था लूटने के लिए। और एक कहानी है इसी बीच में, अंग्रेजों ने किसानों से तो लूटने के लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट बना दिया, अंग्रेजों ने व्यापारियों से लूटने के लिए भी कई कानून बनाए। व्यापारियों से पैसे लूटने हैं तो एक कानून बना दिया, इनकम टैक्स एक्ट। व्यापारी काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे तो आमदनी होगी, तो आमदनी में से लूट, व्यापारियों की आमदनी में से लूट, तो इनकम टैक्स लगा दिया। और कितना लगाया? 97%। 100 रुपए की आमदनी आप करो, 97 रुपए अंग्रेजों को दे दो इनकम टैक्स में। ये था कानून। इनकम टैक्स की पहली लिमिट इस देश में 97% थी। फिर अंग्रेजों ने कहा कि खाली इनकम पे लूटना, इतने से बात नहीं बनेगी, ये जो व्यापारी माल बेच रहे हैं, बेचने पे भी लूट होगी। तो दूसरा कानून बनाया, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, CST। फिर उन्होंने कहा खाली बेचने पे भी लूटने से बात नहीं बनेगी, ये जो उत्पादन कर रहे हैं, इस उत्पादन पे भी लूट होगी। तो बनाया सेंट्रल एक्साइज एक्ट। फिर अंग्रेजों ने कहा कि अभी और लूट हो सकती है। वो कहाँ हो सकती है? कि व्यापारी कोई भी माल बनाते हैं तो एक गांव से दूसरे गांव बेचने को ले जाते हैं, तो जिस गांव में लेके जाते हैं उस गांव में घुसते ही और लूट होगी, ऑक्ट्रॉय टैक्स एक्ट। फिर उन्होंने कहा कि जब माल एक गांव से दूसरे गांव लेके जाते हैं तो सड़क तो अंग्रेजों की है ना, तो सड़क पर लूट हो इनको, रोड टैक्स। फिर उन्होंने कहा सड़क पर से कोई पुल आया तो पुल पे लूटो इनको, टोल टैक्स। माने छोड़ा नहीं कहीं भी। फिर एक जगह उन्होंने कहा कि जिस गांव से माल ये लेके गए उस गांव से निकलते ही लूटो, एग्जिट टैक्स। और जिस गांव में माल बन रहा है वहां लूटो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स एक्ट। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंग्रेजों की बनाई हुई है, हमारी नहीं, माफ करेंगे इसको कहते हैं। हाँ, कानून भी उन्हें नहीं बना। तो सब तरफ से व्यापारियों को लूटने के कानून और किसानों को लूटने के कानून। इसका मैंने हिसाब लगाया कि टैक्स के माध्यम से अंग्रेजों ने जो लूटा है इस देश में से, वो भी कोई कम रकम नहीं है, वो करीब 170 लाख करोड़ की रकम है। गवर्नर जनरल ने लूटा 300 लाख करोड़, टैक्स के माध्यम से लूटा 170 लाख करोड़। अभी तीसरे आंकड़े आने बाकी हैं कि उनके कर्मचारियों ने जो लूटा है इस देश में से, सब मिला के लगभग बैठेगा 1000 लाख करोड़ के आसपास। इतना लूटा इस देश में। परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज तो पैसे वाले हो गए और हम सब गरीब हैं उनके इस लूट के तंत्र में। तो भारत की गरीबी का कारण अंग्रेजों की लूट है और कोई दूसरा कारण नहीं है इस देश की गरीबी का। हमारे देश में बहुत सारे भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, पता है वो क्या कहते रहते हैं, हम इसलिए गरीब हैं कि हमारा भाग्य खराब है। भाग्य खराब होता तो भारत में जन्म ही नहीं होता, पाकिस्तान में होता। मेरा कहना है जिन जिन के भाग्य खराब होते हैं सबका जन्म पाकिस्तान में होता, और ज्यादा भाग्य खराब होते हैं तो जन्म बांग्लादेश में होता। भारत में तो जन्म उन्हीं का होता है जिनके भाग्य अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ श्री राम का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, महावीर स्वामी का हुआ, गौतम बुद्ध का हुआ, नानक का हुआ, जायसी का हुआ, सूर का हुआ, तुलसी का हुआ, कबीर का हुआ। ये सब महान लोगों के भाग्य अच्छे थे, इसलिए भारत में पैदा हुआ। आपके भी भाग्य अच्छे हैं कि आप भारत में पैदा हुए। तो गरीबी का कारण दूसरा है, हमारी लूट हुई है 250 साल। और 250 साल कोई कम समय नहीं होता है, लगातार 250 साल कोई देश लूट जाए तो कंगाल और भिखारी ही होता है। और अंग्रेजों ने क्यों लूटा था इस देश को? क्योंकि यहाँ लूट के लिए धन था, इसलिए लूटा था। एक बार मेरे साथ एक दुर्घटना हुई, उसकी कहानी सुनाऊं 2 मिनट की।
भारत देश के वर्तमान सरकार में एक मंत्री है, उनका नाम है पी चिदम्बरम। ये इस समय है गृह मंत्री, थोड़े दिन पहले तक थे ये वित्त मंत्री। जब ये वित्त मंत्री थे तो इंदौर में मेरा इनसे एक झगड़ा हुआ था। ये वित्त मंत्री की हैसियत से इंदौर आए थे। इंदौर में एक अखबार निकलता है नई दुनिया, उस अखबार की तरफ से एक पुस्तक का विमोचन समारोह था, उसमें ये आए थे महान भाव पी चिदम्बरम। इन्होंने पुस्तक का विमोचन किया और जो भाषण दिया वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं श्रोता था, वो वक्ता थे, और मैं श्रोता इसलिए था कि मैं उस दिन इंदौर में था, तो मैंने सोचा चलो सुना जाए हमारा वित्त मंत्री क्या बात कर रहा है। तो उन्होंने भाषण दिया और ये कहा कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि वो भारत में आए। ये भाषण, शर्म आती है लेकिन मैं कह रहा हूं, बहुत शर्म आई मुझे उस दिन, और इतनी शर्म आई कि मेरे जैसे आदमी को तो डूब के मर जाना। उन्होंने 40 मिनट भाषण दिया, उसकी कैसेट है पूरी मेरे पास, सुनाऊंगा कभी, हम दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि वो भारत में आए। भारत तो जिंदगी से हमेशा पिछड़ा हुआ देश था, भारत तो हजारों साल से गरीबी में डूबा हुआ देश था। ये अंग्रेजों ने भारत पर कृपा की कि वो यहाँ आए और आकर इस देश को विज्ञान सिखाया, तकनीकी सिखाई, अंग्रेजी भाषा सिखाई, भारत को तरक्की दिलाई, भारत का विकास किया। 40 मिनट वो आदमी बोलता रहा, 40 मिनट के बाद मेरे से रहा नहीं। कितना सुन सकते हैं? तो मैंने उनको कहा कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, एक ही सवाल पूछ रहा हूं, सबके सामने उसका जवाब दे दो कि अगर भारत हजारों साल से गरीबी में डूबा हुआ देश था, भूखमरी में डूबा हुआ देश था, तो अंग्रेज 250 साल यहां झक मार रहे थे। आप सोचो इस बात को, बिना इमोशनल हुए सोचो, प्रैक्टिकल होके सोचो कि अगर हम सच में गरीब थे, 1000 साल से बेरोजगारी के, भूखमरी के शिकार थे, तो 250 साल अंग्रेज क्यों रहे हमारे देश में? गरीबों के घर में कोई 250 साल रहता है? भूखमरों के देश में कोई 250 साल रहता? 1 मिनट कोई नहीं रहेगा किसी गरीब के घर में, भूखमरों के घर में। अंग्रेज 250 साल क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे, या पागल कुत्ते ने काटा था उनको जो वो भारत में रहे? इसका जवाब नहीं है, और ये चिदम्बरम के पास ही नहीं है, किसी के पास नहीं है कि अगर वो हम गरीब ही थे, भूखमरी के ही शिकार थे, तो क्यों 250 साल रहे वो इस देश में? जवाब इसका उल्टा है। 250 साल वो इसलिए रहे इस देश में कि उनके यहाँ भूखमरी थी और यहाँ समृद्धि थी, तो वहां की भूखमरी से बचने के लिए यहाँ रहे वो 250